नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 21 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाला है, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको लगा दिया जाएगा। रिगार्डिंग एडमिशंस गाइज, 25 से ऑलरेडी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। सो इफ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस देन यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadrasacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से ही लिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली देख रही है दैट क्या परमानेंट सॉल्यूशंस लाया जा सके जिससे एम्बैंकमेंट्स और डाइक्स जो ब्रीच किया जाता है ना उसको रोका जा सके ना। ये थोड़ा की टर्म आपको दिख रहा है दैट इन केसेस ऑफ ब्रीच्ड एम्बैंकमेंट्स एंड डाइक्स। देखो होता क्या है ना दैट कभी भी अगर सोचो नदियां बह रही है राइट, या फिर चैनलाइज किया जाता है बहुत समय नदियों को, है ना। जैसे देखो ये देख रहे हो, ये एक नदी का चैनल हुआ और प्रोबेबली दिस इज अ मैन मेड चैनल। बहुत समय हाँ नेचुरल चैनल्स भी ऐसे होते हैं, बट क्या होता है ना देखो जब भी मॉनसून का समय आता है तो ऑफ कोर्स ये जो पानी का लेवल है ना ये ऊपर भागेगा। अब पानी का लेवल अगर ऊपर भागेगा, आप खुद सोचो अगर ये बड़े बड़े अगर ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स नहीं होते तो ये पानी का लेवल इतना ऊंचा नहीं आकर क्या होता ना दैट पानी का लेवल इधर ओवरफ्लो करके इस जमीन में चला जाता, ओवरफ्लो करके इस जमीन में चला जाता, जिससे यहां की फसलें बर्बाद हो जाती, यहां पे फ्लड आ जाता। समझ रहे हो? तो यही एक रीजन है जिसके कारण ये एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं। एक तो इसको कहते हैं एम्बैंकमेंट्स, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ना अलोंग द फ्लड मतलब फ्लड प्लेन रीजन, जिससे क्या इससे यहां का ओवरफ्लो पानी को रोका जा सके, उसको हम लोग कहते हैं डाइक्स या फिर लीव्स भी कहा जाता है। बहुत समय ये ज्योग्राफी का टर्म है, ठीक है। इस दोनों वाले पोर्शन को लीव्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है ना दैट रिसेंटली न्यूज में इसलिए बहुत ज्यादा है दैट क्या है दैट बैरक रिवर में भी ये एम्बैंकमेंट्स बनाई गई थी, ये डाइक्स बनाई गई थी राइट, बट वहां के कुछ कुछ लोकल लोगों ने ना उसको तोड़ दिया था, है ना। और इसी के कारण बोला जा रहा है दैट उन रीजन्स में फ्लड आ गया था। अब यहां पर सरकार का एकदम कटाक्ष शब्दों में कहना है दैट अगर पाया गया कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करते हुए तो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इनफैक्ट 4 लोगों को यहां पर अरेस्ट भी किया गया है। चलो वो तो बात की बात है, बट मेन जो यहां पे रीजन है ना वो मैं आपको बतलाना चाहता था, मेन कॉन्सेप्ट आपको बतलाना चाहता था दैट ये एम्बैंकमेंट्स और डाइक्स एक्चुअली में होते क्या है। समझ लो अगर ये डाइक्स नहीं बनाते तो शायद ये वाला पानी जब बारिश के समय बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता तो ये ओवरफ्लो के इस रीजन में आकर फ्लड भी ला सकता था, जो क्या अभी बैरक वैली में हमें देखने को भी मिला है राइट। नेक्स्ट इसी के रिलेटेड एक अलग सा भी न्यूज था दोस्तों, उसको भी मैं इसके साथ ही कवर कर देना चाहता हूं। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनेंस करने की बोली है दैट ठीक है हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनेंस करेंगे ना। आपको पता होगा दैट वर्ल्ड बैंक उसी रीजन में फाइनेंस करती है जो कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। अच्छा ना सवाल होता है स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे कौन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ला दिया भाई। देखो फ्लड से डील करने के लिए रिवर बेसिन को मैनेजमेंट के रिलेटेड स्टडी करनी है, तो इसके कारण इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, सस्ता नहीं होता है ये सब, है ना। सिर्फ देखने में लगता है दैट हाँ सस्ता होगा, बट टेक्निकली बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला ठीक है आप इसको कीजिए क्योंकि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, तो इसलिए लॉन्ग रन में हम मेक श्योर करेंगे दैट हम इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करें। अब देखो इसमें क्या होता है ना दैट कुछ कुछ सैंड बार्स, आपने सैंड बार्स का कॉन्सेप्ट सुना है? देखो ये हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है, ज्योग्राफी के क्लास में, याद करो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट क्या होता है ना दैट ब्रह्मपुत्र के पास बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स है, तो जैसे ब्रह्मपुत्र बहती है ना तो वो सेडिमेंट्स को बीच बीच में डिपॉजिट कर देती है, और ये सब जो है ना इसको सैंड बार्स कहते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में चार्स भी कहा जाता है, CHARS। देखो ये अगर क्वेश्चन आ गया ना बाद में मेरे को मत पूछना दैट हाँ सर यहां से क्या, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है। देखो क्या होता है ना दैट सैंड बार्स को चार्स भी कहा जाता है। कुछ कुछ सैंड बार्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या परमानेंट इन नेचर होते हैं, और उन ऐसे जैसे आप ले लो माजुली, वो भी तो एक बहुत बड़ा आइलैंड ही ना है, वो भी पहले तो सैंड बार ही ना था, अब ऐसा इतना बड़ा आइलैंड बन गया है दैट हाँ वहां पे प्रॉपर ह्यूमन हैबिटेशन एग्जिस्ट कर रही है राइट। बट बहुत सारे ऐसे चार्ट्स होते हैं विच आर एब्सोल्युटली टेम्पोररी। आप अगर कभी उमानंदा गए हैं, उमानंदा से देखो जब भी जाओगे ना क्या होगा ना दैट आपको वही छोटा सा शिप के में से जाना पड़ेगा राइट। अब वो जो क्रूज शिप, जो भी क्रूज तो नहीं बोलेंगे उसको, बट जो भी हो वो शिप से जाओगे ना आप देखोगे बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे ऐसे आइलैंड्स देखोगे, ठीक है।
तो वो कब बनते हैं ना, वो बेसिकली यही होता है, यही सैंड बार्स ही होते हैं। और बारिश के समय जब बहुत समय मानसून होता है तब ये जो है ना डूब जाता है ना, बट वहीं ठंडियों के समय ये हमें क्लियरली विजिबल हमें दिखता है। तो वही चीज बोला गया, कुछ कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या परमानेंट होते हैं, कुछ कुछ चार्ट्स तो ऐसे होते हैं विच आर टेम्पोररी, राइट, जो क्या इन पानी से बीच बीच में हमें डूबता हुआ भी दिखता है। तो इसीलिए इसके ऊपर स्टडी की जाएगी, खैर वो तो बात की बात होगा। नेक्स्ट, पीआईबी से ये न्यूज लिया गया है रिगार्डिंग नमस्ते स्कीम। गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है नमस्ते स्कीम। फुल फॉर्म इसका क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और ऑफ कोर्स ये स्कीम किसके लिए लाया जाएगा? वैसे लोग जो क्या सेप्टिक टैंक्स को साफ करने से इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जी हां, वैसे लोग जो क्या सीवर मतलब नालियों को साफ करते हैं या फिर सेप्टिक टैंक्स को साफ करते हैं, उनके लिए स्कीम लाया जा रहा है नमस्ते स्कीम। और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा बिटवीन द ईयर्स 2022 एंड 2026। नाउ ऑफ कोर्स स्कीम के बारे में बात किया गया है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में तो आप इंक्लूड कर ही सकते हैं, बट बहुत समय गवर्नमेंट का स्टेप्स जो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए होता है, तो ये भी तो वल्नरेबल सेक्शंस में ही ना आता है जी। तो GS2 के उस टॉपिक से भी आप आराम से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज, चलो सवाल होता है इस स्कीम का एम क्या है? देखो एम यही है दैट सैनिटेशन वर्कर्स की बहुत ज्यादा मृत्यु होती है क्योंकि वो सीवर्स टैंक्स को साफ करते हैं, सेप्टिक टैंक्स को साफ करते हैं, तो जैसे इसमें भीतर में घुस जाता है ना, कभी बहुत ही ज्यादा भीतर में घुस जाता है और वो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, तो उनकी तब मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उस फैटिलिटीज को घटाना है टू 0 फैटिलिटीज ऑफ सैनिटेशन वर्कर इन इंडिया। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तीनों मिलकर काम कर रही है, जो क्या रिप्लेस कर देगी पहले जो प्रीवियस स्कीम थी ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, इसको रिप्लेस करके नए स्कीम्स को लॉन्च करेगी। नाउ स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सफाई मित्र का, they are being taken up with the support of Ministry of Social Justice and Empowerment through National Service कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक चीज जरूर नोट कीजिएगा दैट एक नमस्ते पोर्टल भी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, जो क्या स्टैंडर्डाइज करती है वे बहुत सारे टर्म्स और टेक्नोलॉजीज जो क्या अल्टरनेट मेडिकेशंस में अपन इस्तेमाल करते हैं। तो उस मिलिट्री नमस्ते पोर्टल को नमस्ते स्कीम के साथ कंफ्यूज यहां पर मत कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गिविंग अप सिटीजनशिप। एक्चुअली देखो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दैट अराउंड 1.6 लाख इंडियंस ने अपने सिटीजनशिप को छोड़ दिया गया है, रिनाउंस कर दिया गया है। नाउ प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव में आप इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, बट आप हमारे मेंस में भी इसको एज अ फोल्डर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा। इंडियन एक्सप्रेस से यह न्यूज लिया गया, बोला जा रहा है ओवर 78,000 इंडियंस ने यूएस सिटीजनशिप को एक्वायर किया। 1.6 लाख ने जो त्यागा है ना, उसमें तो आधा लोगों ने तो यूएस के सिटीजनशिप को ही ले लिया है, राइट। इनफैक्ट अगेन त्यागते नहीं, पता है त्यागा भी इसलिए त्यागा है ना दैट क्योंकि सरकार की जो सिटीजनशिप पॉलिसी है वो काफी ज्यादा सख्त है इंडिया में। हमारा सिटीजनशिप पॉलिसी क्या बोलता है दैट आप डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। इंडियंस कैन नॉट हैव डुअल सिटीजनशिप। आप इंडिया का सिटीजनशिप रहते हुए आप कोई भी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप नहीं एक्वायर कर सकते। अगर एक्वायर कीजिएगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। नाउ सवाल होता है दैट छोड़ते कैसे हैं भाई, क्या क्या क्राइटेरिया है ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप जो क्या मेंशन किया हुआ है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। तो देखो 3 क्राइटेरियाज है, एक तो बाय रिनंसिएशन, एक बाय टर्मिनेशन और एक है बाय डेप्रिवेशन। चलो एक एक डिस्कस करते हैं। रिनंसिएशन पहले देख लेते हैं। दैट इज अगर कोई ऐसा इंडियन है जो क्या जैसे आप और हम, राइट, वी आर ऑफ फुल एज कैपेसिटी, राइट, तो हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, राइट। सो हम अगर चाहे तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं दैट हाँ हम इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। इस टाइप के डिक्लेरेशन लेकिन एक्सेप्ट नहीं भी किया जा सकता है इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वॉर सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में बोला जा सकता है नहीं भैया वॉर है इसलिए छोड़ के भाग रहे हो, तो इस सिचुएशन में ये सब नहीं भी किया जा सकता है। इवन बोला जा रहा है दैट माइनर चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन हु रिनाउंसेस सिटीजनशिप शैल लूज देयर इंडियन सिटीजनशिप। मतलब अगर माइनर जैसे आपके बच्चे हुए, ठीक है,
उनका 5 साल है। अब उसको क्या पता है भाई 5 साल में, उनको कुछ पता है होता है नहीं, राइट? तो उनके पेरेंट्स ही सब कुछ उनके द्वारा करते हैं, ठीक है? तो हाँ, माइनर चिल्ड्रन भी अगर चाहे तो वो भी सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि वो माइनर है, वो सोचो 10 साल के हैं या फिर 12 साल के हैं, राइट? तो जब उनका 18 साल हो जाएगा ना, तब अगर वो चाहे तो दे कैन रीअप्लाई, दे कैन रीअज्यूम द इंडियन सिटीजनशिप इफ दे वांट टू, ठीक है? एक तो हो गया बाय रिनंसिएशन, दूसरा हुआ बाय टर्मिनेशन। दैट इज, ये कब होता है? जब इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, देन ही लूजेस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दैट इज, अगर सोचो किसी ने कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया तो ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप गया बाय डिप्रिवेशन। डिप्रिवेशन क्या बोलता है? कंपलसरी टर्मिनेशन भी होता है कभी कभी इंडियन सिटीजनशिप का। जैसे सोचो कोई इंसान ने फ्रॉड तरीके से इंडिया का सिटीजनशिप को पाया, या फिर इंडियन सिटीजनशिप को लेकर डिसलॉयलिटी दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, ठीक है? तो ये सब क्या एक्टिविटी है, ठीक है? तो उस समय आपको डिप्राइव भी किया जा सकता है, दैट नहीं भाई, आपकी कोई औकात ही नहीं है इंडियन सिटीजनशिप लेने की, आप जाओ, पहले जहां पर थे वहां पर जाओ, आपका इंडियन सिटीजनशिप छीन रहा है। तो इस टाइप से भी बेसिकली किया जा सकता है। वैसे तो मुझे मैं जहां तक आपको सजेस्ट करूंगा ना, आप सिटीजनशिप वाला पॉलिटी में जो चैप्टर है, चैप्टर यूनिट 2, तो उसको प्रॉपरली देख लीजिएगा यार। तो उसमें पता है क्या है ना, ज्यादा होलिस्टिकली आपको कवर किया हुआ मिलेगा। देखो यहां पे तो हम लोग एक एस्पेक्ट आपको डील कर रहे हैं, राइट? कोई भी अगर पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हो ना, जैसे प्रधानमंत्री का इलेक्शन, या फिर जैसा अभी चल रहा है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है? तो उन सब चीजों को आप कोशिश करो एक बार देख लेने पॉलिटी बुक से, दैट क्यों आ रहा है, राइट? उसके पीछे का थोड़ा हिस्ट्री देख लो, दैट व्हाट आर द क्राइटेरियाज, क्या क्या होता है, तो ये सब ज्यादा सही रहेगा, है ना? तो इसलिए ऑलवेज फॉलो द बुक एज वेल। नेक्स्ट, हाथीज कम्युनिटी के बारे में बोला गया है। सोर्स क्या है? डाउन टू अर्थ। नाउ अभी रिसेंटली डिमांड किया जा रहा है ट्राइबल स्टेटस बाय दिस हाथीज कम्युनिटी, जो क्या हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, राइट? देखो ये हेड गियर कुछ ऐसे पहनते हैं वही, और ये इनका ट्रेडिशनल आउटलुक है, जिसमें वो डिस्टिंक्टिव व्हाइट कलर के हेड गियर्स पहनेंगे। क्लियरली आपको दिख भी रहा है, देखो यहाँ पर, है ना, अपने कुछ कुछ सेरेमनियल ओकेशंस में। बट नाउ सवाल होता है इनका नाम हाथीज क्यों पड़ा? देखो हाथीज जो है ना, हार्ट, ये वर्ड हार्ट से आता है। और हार्ट क्या होता है ना, दैट एक काइंड ऑफ सब्जी बाजार होता है, जहां पर सिर्फ सब्जी ही नहीं मिलती है, बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। ये काइंड ऑफ आपको वेजिटेबल्स तो मिलती ही है, मीट भी मिलेगी, वुड, या फिर स्मॉल टाउन मार्केट होता है काइंड ऑफ, उनको हाट कहा जाता है। अब ये लोग जो है ना, इनके पूर्वज जो है, दे वेर ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशंस ऑफ सेलिंग दीज ऑल आइटम्स इन दीज हार्ट्स, इसलिए इनको हार्टीज कम्युनिटी ही बोला जाता है, जो क्या हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, चिन रेफ्यूजी के बारे में न्यूज था। एक्चुअली देखो ये कंटिन्यूएशन न्यूज है, पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, दैट बहुत सारे रेफ्यूजीज जो जनता गवर्नमेंट के आने के बाद आपका जाकर म्यांमार से लेकर मिजोरम में आ गए हैं, ठीक है? तो म्यांमार से मिजोरम में जो आए हैं, तो ऑफ कोर्स मिजो, ये चिन जो कम्युनिटीज हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। चिन कम्युनिटीज और मिजो कम्युनिटीज। देखो ये मिजोरम में क्यों आया? क्योंकि ये चिन और मिजो जो कम्युनिटीज जो है ना, ये कहीं ना कहीं इनका हिस्ट्री कॉमन है ना, इसलिए इन्होंने मिजोरम में पनाह लिया है। नाउ अब क्या हुआ ना, दैट ये जो चिन रिफ्यूजीज है, ये लोग ऐसे रिफ्यूजीज नहीं है, बट ये लोग रिबल कम्युनिटी के लोग हैं, जो क्या एक्सटेंड सपोर्ट करते हैं टू द रिबल ग्रुप जो क्या म्यांमार में रहते हैं। अब वही चीज अगर इंडिया इनको सपोर्ट करे तो म्यांमार को बुरा लग जाएगा ना डायरेक्टली, ठीक है? इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्टली एडवाइस किया वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स को टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, जिससे वो प्रिवेंट कर सके इनका इन्फ्लक्स टू द इंडियन टेरिटरी, ठीक है? यहां तक अगर घुस गए कुछ दिन के लिए रेफ्यूजी की तरह अगर रहना चाहता है, वो अलग बात है, बट अगर इसका इंडियन टेरिटरी में अगर घुस गए ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए इसको रोका जाने की आग्रह की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। एनीवेज, नेक्स्ट, चिन, अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स ऑफ मंगोल ओरिजिन। ये एक मंगोल ओरिजिन का ट्राइब, ओरिजिन का है, विच ऑक्यूपाइज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस, जो क्या सेपरेट करती है म्यांमार को इंडिया से। दैट इज ये वाला रीजन, क्लियरली आप देख भी रहे हो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमेंडमेंट टू EIA रूल्स, दैट इज EI रूल्स स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया अमेंडमेंट इन रूल्स के प्रति। नाउ एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 के टॉपिक से आप इसको डायरेक्टली आराम से रिलेट कर सकते हैं। नाउ सवाल होता है चेंजेस क्या क्या नोटिफाई किया गया भाई? देखो पहली बात तो एग्जेम्प्ट किया गया हाईवे प्रोजेक्ट्स को ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस। दैट इज, बोला जा रहा है दैट कोई भी प्रोजेक्ट
जो क्या लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर के बीच में हो, तो वो लेकिन स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। उसके लिए अगर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के रूल्स को अगर हम लोग थोड़ा ढीला नहीं छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। तो इनको कहीं ना कहीं एग्जेम्प्ट किया जा रहा है ना। इसका इंपैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को अचानक से ग्रीन क्लियरेंस मिल जाएगा। जैसे कंट्रोवर्शियल एक प्रोजेक्ट था ना, चारधाम प्रोजेक्ट, जो क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को बेसिकली जोड़ने वाला था, है ना। तो उस प्रोजेक्ट को भी क्लियरेंस मिल जाने वाला है ना। तो अभी जो ये लोग आते हैं ना, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स, ढिंडोरा पीटने, दैट नहीं कीजिए नहीं कीजिए, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। देखो सिक्योरिटी से बड़ा देश का कोई नहीं है भाई, है ना। कल को अगर कोई भी दुश्मन देश घुस के अगर कुछ हरकत करे, है ना, उससे तो अच्छा है दैट थोड़ा इन्वायरमेंट को हल्का सा अगर हम लोग, देखो इन्वायरमेंट के प्रति क्या होता है ना, दैट वी कैन रीस्टोर इट, वी कैन प्लान टू रीस्टोर इट, राइट। बट अगर अटैक हो गया और ऑलरेडी अगर हम लोग डैमेज पहुंच गया ना, वो लेकिन नेगेटिव हो जाता है। समझ रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और डिफेंस इंपॉर्टेंस के लिए कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, उसके रिलेटेड इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स को थोड़ा ढीला छोड़ा जा सकता है। एग्जेम्पशंस ऑफ थर्मल पावर प्लांट अप टू 15 मेगावाट प्रोजेक्ट, जो क्या बायोमास या फिर नॉन हैजार्डस म्युनिसिपल वेस्ट से बने हुए रहते हैं ना, है ना। तो उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है अगर वो यूज करते हैं ऑफ कोर्स इस टाइप के फ्यूल्स को भी, ठीक है। तो उनको भी एग्जेम्प्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज पोर्ट्स, वैसे पोर्ट्स जो क्या डील करते हैं एक्सक्लूसिवली विथ फिश हैंडलिंग, या फिर जो क्या केटर करते हैं स्मॉल फिशरमैन्स को, ठीक है। तो उस टाइप के रीजन्स में भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को एग्जेम्प्ट किया जाता है। अदर प्रोजेक्ट्स जैसे सोचो टोल प्लाजा। अब टोल प्लाजा क्या होता है, सोचो ये हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है, सोचो 4 लेन का, ठीक है। ये इधर से इधर जा रहा है और बीच में एक पार्टीशन है ना, और भी एक हाईवे है जो क्या इधर से इधर जा रहा है। अब क्या हो रहा है, बीच में अगर टोल प्लाजा अगर आपको बनाना पड़ेगा, तो टोल प्लाजा में आप देखोगे बीच में अचानक से ये इतना ऐसे हो जाता है ना, जहां पे बहुत सारे और भी रोड्स बना दिए जाते हैं, है ना, जिससे एकोमोडेशन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, है ना, जल्दी से जल्दी ट्रैफिक निकले, है ना। तो इस टाइप के जो बीच बीच में टोल प्लाजाज जो बनाया जाता है, तो उनके लिए भी एक्सपेंशन एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने का जरूरत है नहीं, राइट। तो वही चीजें बोला गया है, राइट ना। सवाल होता है दैट ठीक है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता क्या है भाई। देखो पहले तो इसका डेफिनेशन मैं साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूं। आप ना थोड़ा विजुअलाइज करो, आंख थोड़ा बंद करो और थोड़ा आजू बाजू देखने की कोशिश करना। दैट एक सोचो, एक जंगल वाला एरिया है, राइट। वहां पे हमें रोड बनाना है, राइट। तो वहां पे इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात की जाती है, क्यों? क्योंकि वो पहले से जंगल है। अब वहां पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, हमें उसको काटना है ना। तो अगर उसको काटोगे तो वहां की जो हैबिटाट है, सोचो वहां पे शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो उनका हैबिटाट टूट जाएगा ना जी। तो इसीलिए इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है, जिससे पता किया, देखो नाम में ही पता है असेसमेंट मतलब एसेस किया जाता है दैट अगर हम लोग वहां पे रोड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करें तो वहां का फ्लोरल एक्टिविटीज या फिर फॉनल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इंपैक्ट क्या पड़ेगी, है ना। लॉन्ग रन में इंपैक्ट, शॉर्ट रन में इंपैक्ट, सब कुछ किया जाता है। समझ रहे हो बात। उसी लिए बोला गया यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या होता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, आई मीन EIA, दैट इज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो इससे हर एक स्टेक होल्डर्स अवेयर हो जाते हैं ऑफ द इन्वायरमेंटल और साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर कोई भी प्रोजेक्ट का हो तो ये फैसिलिटेट करता है अ बेसिस ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। Environmental impact assessment provides the impact assessment well before the project is implemented. यही नहीं, it helps to eliminate or minimize the adverse impact of developmental projects. Environmental impact encourages adaptation on mitigation measures, जिससे अगर कोई भी हम लोग डेवलपमेंटल प्लान ला रहे हैं तो अगेन उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट तो होगा ही, देखो मतलब इन्वायरमेंट को, ठीक है, बट हम उससे अडेप्ट तो कर सकते हैं ना, हम उससे मिटिगेट तो कर सकते हैं ना। तो वो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वही सब की बात की जा रही है, राइट। यही नहीं, इट प्रोटेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इन्वायरमेंट बाय सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव सेफ
डिज़ाइंस एंड मेथड्स एज वेल। ये सिंप्लीफाई करता है टेक्निकल इश्यूज़ को, है ना, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट को ना फोकस किया जाता है, तो हर एक एस्पेक्ट को फोकस करने से क्या होता है, द टेक्निकल नॉन टेक्निकल जनरल पब्लिक को प्रॉपरली समझना चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू प्रॉपर डायग्राम के साथ, प्रॉपर ग्राफ के साथ दे देगा, जिससे नॉर्मल एक लेमन भी आराम से समझ सके, भले ही कितना टेक्निकल चीज़ क्यों ना दिया हो। समझ रहे हो बात? तो यही चीज़ है ना। कुछ अगर देख लीजिएगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नोटिफिकेशंस 2020 को लाए गए थे, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि देखो, पब्लिक कंसल्टेशन पहले क्या था, 40 दिन का होना चाहिए, बट उसको घटा के 20 दिन कर दिया गया था। अब इससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली क्या हम समझ रहे हैं, दैट कोई भी प्रोजेक्ट को स्पीड अप किया जा रहा है। बट आप खुद सोचिए, स्पीड अप हमारे लिए, आपके लिए अलग बात है, बट ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है इन टेक्निकल डिटेल्स की, उनको अगर जल्दी जल्दी से उनका राय लिया गया, तो अगेन ये तो डॉज ही करना हुआ ना उनको यार, है ना, उनके राइट्स को कहीं ना कहीं हनन ही तो हो रहा है ये। नेक्स्ट, मोर डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है गवर्नमेंट को, राइट, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे, कोई अगर इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया को विदाउट पब्लिक हियरिंग डिक्लेयर कर सकता है एज अ स्ट्रैटेजिक टैग। तो इससे क्या हुआ, दैट सरकार तो बोलेगी दैट हम भैया डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, राइट। चलो, अब हर सरकार तो अच्छी नहीं होती है ना, बहुत समय सरकार अगर ऐसे मिसयूज कर ले इस पावर को अपने पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक रीजंस के लिए, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो यही चीज बोला जा रहा है दैट इसको रोकना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट इज पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस। इससे इनेबल किया जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रिड्यूस किया जाएगा ब्यूरोक्रेटिक डिले। बट आप खुद से सोच के देख लीजिए, ये तो कहीं ना कहीं वायलेशन है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, है ना। नेक्स्ट इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस प्रोवाइड की जाएगी फॉर 30 ईयर्स टू 50 ईयर्स। हाउएवर बोला जा रहा है, इट रेजेस द रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सो ये सब चीजें हमें सब कुछ देखकर डिसीजंस लेना पड़ता है। एनीवेज, नेक्स्ट इज एम्पावर की गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर निगोशिएटेड केस सेटलमेंट्स। अभी तक क्या होता था ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सख्त कानून अपनाना पड़ता था, निगोशिएशंस के ज़्यादा प्रावधान नहीं थे, बट अभी जो है निगोशिएशंस के प्रावधान को ज़्यादा लाया गया, जिससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। वो बेनिफिट क्या है, दैट अभी जो एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो फॉलो करने पड़ते थे टू कट डाउन द लेजिस्लेशन और मेक करना पड़ता था टू इन्फोर्समेंट ऑफ इफेक्टिव वाइल इंप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर बिजनेस, तो अभी क्या होता था दैट सख्त कानून था, मतलब अगर किसी को अगर कोई भी कंपनी को पकड़ा, उसको निगोशिएशन का कोई चारा ही नहीं था, सीधा एकदम सख्त कानून अपनाना पड़ता था, है ना। बट अभी अगर निगोशिएशन के एस्पेक्ट अगर हम लोग ला दे, तो अगर सोचो किसी कोई भी कंपनी ने अगर कंपटीशन को ब्रीच भी किया, तो उसको छोटा सा फाइन लगाकर बोले एक वार्निंग दे दिया जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा दैट ये एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो होते थे वो सब तो फॉलो नहीं होंगे, बट साथ ही साथ लिटिगेशंस बहुत हद तक घट जाएगी, है ना। और इससे जो है ना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी जो है देश में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। क्योंकि देखो अगेन, हर एक कंपनी, वो फेसबुक लो, गूगल लो, ये लोग देखो कंपटीशन को ब्रीच तो आप खुद सोचो ना, गूगल ने पूरा मोनोपोली है गूगल का, है ना, तो उनके पास पूरा हक है कंपटीशन को ब्रीच करने का, वो लोग करते भी है भाई, है ना। तो वही चीज बोला गया, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे रेगुलेटरी सेटअप जो है सीसीआई का अकाउंटेबिलिटी बढ़ाया जा सके, रेगुलेटरी सेटअप को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके और इन्फोर्समेंट एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। ना की चेंजेस जो कि इस बिल में लाए जाएंगे वो क्या होंगे, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जाएगा और स्ट्रेंथन किया जाएगा अकाउंटेबिलिटी को। अ बोर्ड विथ पार्ट टाइम मेंबर्स को सेलेक्ट किए जाएंगे, जो क्या फर्दर सुपरवाइज करेगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्टिविटीज़ को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेटरीली इशू करेगी पेनल्टी गाइडलाइंस और साथ ही साथ रीजंस भी प्रोवाइड करेगी अगर कोई भी केसेस ऑफ डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे तो। नेक्स्ट इज इन्फोर्समेंट किया जाएगा, इन्फोर्समेंट एफिशिएंसीज प्रोवाइड की जाएंगी, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कुड एंगेज इन स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन विद द पार्टीज और साथ ही साथ अराइव कर सकती है विद म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशन। वही ना मैंने बोला दैट अगर सोचो किसी
कोई कंपनी ने ब्रीच किया है तो म्यूचुअली एक वर्केबल सॉल्यूशन लाया जा सकता है दैट देखो भाई ठीक है आपने ब्रीच किया है, आप थोड़ा फाइन भर दो, है ना, एंड वी विल लेट यू टू प्रोसीड, बट फ्यूचर में ऐसा मत करना। इससे क्या होगा दैट हाँ कंपनी भी रहेगी दैट चल भाई अगर बाई चांस अगर कुछ हो भी जाता है तो फाइन देके थोड़ा हम लोग बच सकते हैं। समझ रहे हो? देखो अल्टीमेटली एम क्या है ना देश में, दैट इतना ज़्यादा कंपटीशन लाना है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना है दैट फ्यूचर में जो दुनिया है ना वो इंडिया को प्रॉपर इज्जत दे। अभी देख रहे हो वेस्टर्न कंट्रीज मतलब कुछ सोचती ही नहीं है, अलग ही लेवल में है वो लोग। तो अब फ्यूचर में आप सोचो वेस्टर्न कंट्रीज के अगर बिजनेसेस का शेयर एक इंडिया में रहे तो अगेन वो लोग सोचेगी दैट हाँ भाई इंडिया से जब डील कर रहे हैं ना तो थोड़ा प्रॉपर इज्जत से डील करे, है ना। तो वो अगेन इज्जत सब कुछ लेवल में, डिप्लोमेटिक लेवल में, इकोनॉमिक लेवल में, सोशल लेवल में सब कुछ लाया जा रहा है और उसी के लिए कहीं ना कहीं सरकारें भी आगे बढ़ रही हैं। चेंजेस इन गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ सीसीआई, प्रोविजन ऑफ रेगुलेटरी इन डिजिटल इकोनॉमी एज वेल। चलो ये सब तो क्या नॉर्मल है यार, वही चीज़ है, एक बार पढ़ लो खुद से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो क्या वर्क करती है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। याद रहेगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करती है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002, जो क्या एडमिनिस्टर करेगी, इंप्लीमेंट करेगी और इन्फोर्स करेगी इस एक्ट को, है ना। तो यही है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, प्रमोट करती है कंपटीशन को, इंश्योर करती है दैट ट्रेड जो है मार्केट में वो फ्रीली हो सके, फ्रीडम के तरीके से किया जा सके, एलिमिनेट कर सकती है प्रैक्टिसेस को ऑफ एडवर्स टू कंपटीशन, जो क्या वैसे कंपटीशन जो क्या वैसे एक्टिविटीज़ जो क्या कंपटीशन के खिलाफ जा रहे हैं उसको, अंडरटेक और कैपेसिटी बिल्डिंग करती है ऑफ कंपटीशन एडवोकेसी एंड साथ ही साथ ओपिनियन प्रोवाइड करती है ऑन कंपटीशन इश्यूज भी। ठीक है। नेक्स्ट, इनर पार्टी डेमोक्रेसी के रिलेटेड ये न्यूज़ था। क्यों न्यूज़ था पहले तो ये डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि देखो अभी आपको पता है दैट बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे वो बाहर जा रहे हैं, राइट। अब वहीं पर कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है, उसी लिए कंपैरिजन बेसिकली किया जा रहा है इंडिया और यूके के इनर पार्टी डेमोक्रेसी को लेकर, राइट। तो अगर इन यूके की बात करें तो वहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्च होता है, राइट, बट यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है बताइए तो, हेरिडिटरी मोनार्च कोई नहीं है। ऐसा नहीं है दैट हाँ प्रणब मुखर्जी के बेटे ही मतलब प्रेसिडेंट बने या फिर ऐसा कुछ हो, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट किया जाता है, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाए बट स्टिल इलेक्ट तो किया जाता है ना, इसलिए तो अपन रिपब्लिक है, राइट। पार्लियामेंट हमारा देश में सुप्रीम नहीं है, बट वहीं पर अगर यहाँ पर पार्लियामेंट देख लीजिएगा वहाँ पर सुप्रीम है, राइट। इंडिया में की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मे बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बट यहां की अगर बात करें ब्रिटेन की तो देम ही मस्ट बी फ्रॉम द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको हम लोग वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं। इंडिया में अगर और यूके में अगर देख लीजिएगा तो यूके का क्या है ना दैट सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स है, कोई भी एक्टिविटीज के लिए इनके लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होती है, बट इंडिया में ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यूके में शैडो कैबिनेट का प्रोविजन है, जिसमें जो ऑपोजिशन पार्टी यूके है ना, जैसे नॉर्मल कैबिनेट जो होता है वो तो होता ही है, बट वहां पर शैडो कैबिनेट भी होता है जो कि ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा बनाया जाता है, बट वैसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में ऐसा है नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आर इनवेरिएबली सिलेक्टेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बट इंडिया की अगर बात करें तो अगर कोई पार्लियामेंट में नहीं भी है ना तो वो भी मिनिस्टर बन सकता है, बट हाँ वो कंडीशन है दैट हाँ 6 महीने के बीच में उसको कोई भी हाउसेज में इनरोल करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ चलो, बट वही चीज़ है ना दैट यूके में थोड़े सख्त प्रोविजंस है, इंडिया में थोड़े लिबरल प्रोविजंस है। और ऐसे ही तो एस जयशंकर जी को हमारा फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स बनाया गया था पिछले टर्म में, है ना। नेक्स्ट, मारबर्ग वायरस के रिलेटेड यहां पर न्यूज में है दोस्तों। मारबर्ग वायरस ये एक इबोला लाइक वायरस है जिसको कंफर्म किया गया है घाना, पता है ना घाना कहाँ है, अफ्रीकन देश है ये, है ना। तो देखो ये एक इबोला काइंड ऑफ वायरस है, मारबर्ग वायरस डिजीज, जिसको अर्लियर हम लोग मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा फेटल होता है, राइट। ये एक फाइलो वायरस है जैसे इबोला है, ठीक है। और राउसेटा फ्रूट बैग्स जो है वो कंसीडर किए जाते हैं इनके नेचुरल होस्ट, ठीक है। मारबर्ग वायरस याद कीजिएगा, ये वाला बैट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। काफी ज्यादा न्यूज में इसलिए डिस्कस किया। एनीवेज दोस्तों, अब आते हैं एमसीक्यूज की अगर बात करें तो
कुछ कुछ एमसीक्यूज है जो कि हम लोग कल की क्लास में आप लोगों को पूछा गया था, जैसे जीवनशाला स्कूल के रिलेटेड कुछ कुछ स्टेटमेंट्स से आपको पूछा गया था दैट पहला स्टेटमेंट में भिल कम्युनिटी ने ओपन अप किया था जीवनशाला कम्युनिटी, बिल्कुल सही। और एजुकेशन जो है इस टाइप के स्कूल्स में रेगुलर सब्जेक्ट का तो मिलता है बट साथ ही साथ वाटर, फॉरेस्ट और लैंड का भी दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही था। और आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था तो ऑफ कोर्स सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टेली लॉ सर्विसेज रिसेंटली न्यूज, ये क्या है? ये फ्री टेलीविजन टेलीकास्ट है ऑफ लीगल नॉलेज, डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम है ऑफ लॉ डिग्री कॉलेज, फ्री लीगल सर्विस टू द सिटीजन्स थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सी वाज द करेक्ट आंसर इन दिस। थर्ड नंबर क्वेश्चन कॉमन सर्विस सेंटर को ही रिलेटेड था और ये मैंने आपको बोला था दैट हाँ थोड़ा आप इसके एनालिसिस के बेसिस पे जाइएगा दैट क्या हो सकता है। तो जी हाँ, तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखिए ना, पढ़िए ना खुद, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कोर यूटिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, है ना। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड वो भी फुलफिल किया जाता है कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा, डिजिटल एम्पावरमेंट किया जाता है सिटीजन्स का, एब्सोल्युटली कोई गलत इसमें है ही नहीं। तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो सी सी डी विल बी द, देखो सी सी डी बताओ इज द करेक्ट सीक्वेंस, जिसमें सब ने हसल ब्रसल, ओके ओके ओके, चलो खान साहब ने भी सही आंसर दिया। चलो सब ने आंसर सही दिया है। आज के क्वेश्चन को आंसर आप दीजिएगा, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है जस्ट डू हिट द लाइक बटन एज वेल, इट एब्सोल्युटली इनकरेजेस द होल टीम ऑफ बॉथरायस। एनीवेज, सबसे पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू हाथीज कम्युनिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए। सबसे पहला, दे रेसिड इन फॉरेन रीजन्स ऑफ कार्बी एंगलोंग रीजन्स एंड नियर बाई रीजन्स। दूसरा है, दे हैव ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स, vegetables, meat and wool at small town markets known as haats. Which of the above statement is or are correct regarding this Hathis communities? One only, two only, both one and two, and neither one nor two. Next, recently formulated Namaste scheme was recently in news. It deals with which among the following beneficiaries? बताइए, बैकवाटर बोट सर्विसेज प्रोवाइडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, रैक पिकर्स या फिर सैनिटेशन वर्कर्स। आपको बताना है इन चार में कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही है, राइट। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।